हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए पांचवा मॉडल पेपर लेकर आए हैं। और मेरे भाई इस पांचवें मॉडल पेपर के अंदर हमने बहुत ही शानदार क्वेश्चनों को कवर किया है। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, इसलिए इस पांचवें मॉडल पेपर को आपको कंप्लीट देखना है। और इस मॉडल पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस पांचवें मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। यदि ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ गुणा है, सी का अर्थ भाग है और डी का अर्थ माइनस है, तो नीचे दी गई समीकरण का मान ज्ञात करें। यानी कि ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने गणितीय संक्रियाओं से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और मेरे भाई याद रखना, आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की प्रत्येक शिफ्ट के अंदर गणितीय संक्रियाओं से लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करना बहुत ही आसान होता है। कैसे सोल्व करेंगे देखिए। सबसे पहले मेरे भाई जो ये समीकरण आपके सामने दिया गया है, इस समीकरण को इस प्रश्न के अकॉर्डिंग हमें सोल्व करना है और जो नया समीकरण बनेगा उसका मान हमें ज्ञात करना है। कैसे देखिए, समझिए मेरे भाई ध्यान से। यहाँ पर देखिए प्रश्न में आपको स्पष्ट बोला गया है कि ए का अर्थ है प्लस है, तो इस समीकरण के अंदर हम ए के स्थान पर क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। आगे बोल रहा है कि बी का अर्थ है गुणा, तो बी के स्थान पर हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। उसके बाद में बोल रहा है कि सी का अर्थ है भाग, तो समीकरण में हम क्या कर देंगे, सी के स्थान पर भाग कर देंगे। और लास्ट में बोल रहा है कि डी का अर्थ है माइनस है, तो डी के स्थान पर हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब हम बनाएंगे नया समीकरण। कैसे देखिए, यहाँ पर देखिए सबसे पहले दिया गया है 50 के बाद में 80, सी का अर्थ है भाग, तो यहाँ पर हम कर देंगे भाग। फिर क्या है 5, यहाँ पर लिखेंगे 5। उसके बाद में ए का अर्थ है प्लस, फिर है 16, यहाँ पर लिखेंगे 16। फिर क्या है बी का अर्थ है गुणा। फिर क्या है 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 4। फिर क्या है डी का अर्थ है माइनस, और उसके बाद में क्या है 13, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 13। अब ये बन गया नया समीकरण। अब इस समीकरण को सोल्व करके इसका मान हमें ज्ञात करना है। इस समीकरण के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले सोल्व करेंगे भाग को। देखिए मेरे भाई यहाँ पर देखिए 5 का भाग देंगे 50 में तो कितने बार जाएगा, ये चला जाएगा 10 पंजे 50, ठीक है। उसके बाद में क्या है प्लस से, फिर मेरे भाई भाग करने के बाद में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 16 और 4 का आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर बन जाएगा 16 चौक 64, ठीक है। उसके बाद में क्या है -13, तो यहाँ पर हम लिख देंगे -13। इतना करने के बाद में हम क्या करेंगे, प्लस प्लस की संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे और जो माइनस की संख्या उसको घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई यहाँ पर प्लस का 10 है और उसके बाद में प्लस का 64 है, तो प्लस का 10 और प्लस का 64 दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 10 और 64 मिलकर बन जाएगा 74, ठीक है। अब क्या बच गया, यहाँ पर बच गया माइनस का 13, तो 74 में से हम क्या कर देंगे, -13 कर देंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 74 में से 13 चला जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 61 है। और ध्यान से देखिए 61 में दिया गया है ऑप्शन है बी के अंदर है। तो मेरे भाई पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूं कि जब भी आपको एग्जाम के अंदर गणितीय संक्रियाओं से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, साइंस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर
मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये, यानी कि 80 रुपये की फीस के अंदर आपको रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई आपका जितना भी समय बचा हुआ है उस समय के अंदर यदि आप इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो लगभग आप 90 प्लस क्वेश्चनों को आराम से कवर कर जाएंगे। और जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे सभी क्वेश्चन आपको सिलेक्टेड और फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। ठीक है मेरे भाई, तो जो भी अभ्यर्थी लेना चाहता है फटाफट से इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकता है और एग्जाम से पहले अपनी कंप्लीट तैयारी को मजबूत बना सकता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, एक निश्चित कूट भाषा में PANT को 6129 और TAPE को 2956 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। दी गई कूट भाषा में ई के लिए कूट क्या है? यानी कि ये दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि ई के लिए कूट क्या होगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको स्पष्ट बोला गया है कि PA उसके बाद में क्या है NT, यानी कि PANT इसको क्या लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है 6129। ठीक है मेरे भाई, इसी प्रकार से यहाँ पर ध्यान से देखिए हम कलर चेंज करते हैं। अब देखिए आगे बोल रहा है कि TAPE, यानी कि यहाँ पर हम लिख देते हैं TAPE, इसको क्या लिखा जाता है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए इसको लिखा जाता है 2956, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 2956। और आप सभी से पूछा गया है कि ई के लिए कूट क्या होगा। करना क्या है यहाँ पर समझिए मेरे भाई, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमें एक शब्द ये दिया गया है PANT। ठीक है, उसी प्रकार से जस्ट इसके नीचे हमें एक शब्द ये दिया गया है TAPE। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों शब्दों के बीच में जितने भी अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं हमें देखना है कॉमन लेटर। कैसे देखिए मेरे भाई, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमें P दिया गया है, इसी प्रकार से इससे जस्ट नीचे जो शब्द दिया गया है इसके अंदर भी हमें P दिया गया है। उसी प्रकार से यहाँ पर हमें A दिया गया है, तो इससे जस्ट नीचे जो शब्द है इसमें भी A दिया गया है। ठीक है मेरे भाई, उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए यहाँ पर T दिया गया है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी T दिया गया है। ठीक है, क्या इनके अलावा कोई अन्य कॉमन है? नहीं है सर। तो यहाँ पर क्या बच गया मेरे भाई, देखिए यहाँ पर देखिए मेरे भाई अच्छे से, यहाँ पर तो क्या बच गया, यहाँ पर तो बच गया N। ठीक है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या बच गया E। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे सामने क्या दी गई है, संख्या, यानी कि यहाँ पर भी संख्या है, यहाँ पर भी संख्या है। तब हम क्या करेंगे, जिस प्रकार से लेटर कॉमन देखे हैं उसी प्रकार से संख्या कॉमन देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, सबसे पहले यहाँ पर देखिए 6 दिया गया है, जस्ट नीचे जो संख्या है इसमें भी 6 दिया गया है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर देखिए इस संख्या में 2 दिया गया है, तो यहाँ पर भी 2 दिया गया है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 9 दिया गया है, तो यहाँ पर भी 9 दिया गया है। अब संख्या क्या बच गई, यहाँ पर तो संख्या बच गई 1। ठीक है, और नीचे संख्या बच गई 5। अब मेरे भाई देखिए यहाँ पर N के लिए कोड होगा 1 और मेरे भाई E के लिए कोड होगा 5। हमसे क्या पूछा गया है, ई का कोड। तो मेरे भाई ई का कोड क्या है, 5, तो यहां पर हम लिखेंगे 5, यानी कि ई का कोड होगा 5। अब हमें देखना है कि 5 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर है 5 हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो मेरे भाई दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे और आपके एग्जाम की या आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की प्रत्येक शिफ्ट के अंदर इस टाइप के लगभग 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, उस वैनारेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि पेन, बंदूक और कागज, इन तीनों शब्दों के लिए किस टाइप का वेन डायग्राम बनेगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, जिन शब्दों से आपको वेन डायग्राम तैयार करना है उन शब्दों को ध्यान से देखना है और ये पता लगाना है कि उन शब्दों के बीच में आपस में कोई रिलेशन है क्या। जैसे यहाँ पर देखिए हमारे सामने तीन शब्द दिए गए हैं, पहला शब्द है पेन, दूसरा शब्द है बंदूक और तीसरा शब्द है कागज। अब हम देखेंगे इन तीनों शब्दों के बीच में रिलेशन है। मेरे भाई सबसे पहले देखिए पेन और बंदूक, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है तो नहीं सर, पेन और बंदूक इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। पेन अलग होता है, बंदूक अलग होती है, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए हम रिलेशन देखेंगे बंदूक और कागज के बीच में, क्या बंदूक और कागज इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है तो नहीं सर, बंदूक और कागज इन दोनों के बीच में भी कोई भी रिलेशन नहीं है। बंदूक अलग होती है, कागज अलग होता है। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, रिलेशन देखेंगे पेन और कागज इन दोनों के बीच में, क्या पेन और कागज इन दोनों के आपस में कोई रिलेशन है तो नहीं सर, पेन और कागज इन दोनों का भी आपस में कोई रिलेशन नहीं है। पेन अलग होता है और कागज अलग होता है, यानी कि यहाँ पर हमें पता चला कि पेन अलग होता है, बंदूक अलग होती है और कागज अलग होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इनके लिए हम बनाएंगे वेन डायग्राम। कैसे देखिए मेरे भाई, यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या है पेन, तो यहाँ पर हम पहला आरेख बनाएंगे किसके लिए, पेन के लिए। फिर क्या है बंदूक, अब हम क्या करेंगे देखिए बंदूक का रिलेशन ना ही तो पेन के साथ में है और ना ही कागज के साथ में है। तो यहाँ पर देखिए दूसरा आरेख हम बनाएंगे किसके लिए, बंदूक के लिए। फिर क्या बच गया, कागज। तो मेरे भाई कागज का रिलेशन ना ही तो बंदूक के साथ में और ना ही पेन के साथ में है, तो कागज का भी हम क्या करेंगे, तीसरा आरेख बनाएंगे। यानी कि आपका पेन, बंदूक और कागज इन तीनों शब्दों के लिए 100% सही वेन डायग्राम बनेगा इस टाइप का। अब हमें देखना है कि इस टाइप का वेन डायग्राम में कैसी ऑप्शन में दिया गया है। तो हाँ सर, इस टाइप का वेन डायग्राम में दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और मेरे भाई देखिए वेन डायग्राम वाले प्रश्न को आप कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले आपको जिन भी शब्दों से वेन डायग्राम तैयार करना है उन शब्दों के बीच में यदि आप रिलेशन पता कर लोगे तो मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूं आप मात्र 2 से 3 सेकंड के अंदर वेन डायग्राम को तैयार कर लोगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। कैसे ज्ञात करेंगे तो वो देखिए मेरे भाई बहुत ही सिंपल तरीका होता है सीरीज वाले प्रश्न को सोल्व करना। कैसे सोल्व करेंगे देखिए, सबसे पहले देखिए सीरीज में दिया गया है 6 के बाद में दिया गया है 10 के बाद में दिया गया है 15 के बाद में दिया गया है 21 और 21 के बाद में आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। कैसे सोल्व किया गया है इस सीरीज को देखिए मेरे भाई, यहाँ पर देखिए सबसे पहले है 6 के बाद में दिया गया है 10, 6 से 10 कैसे बनेगा तो ध्यान से देखिए, यदि हम 6 के अंदर क्या कर दें +4 कर दें तो 6 और 4 मिलकर बन जाएगा 10। फिर देखिए 10 से कितना बन रहा है 15, 10 से 15 कैसे बनेगा तो यहाँ पर देखिए यदि हम 10 के अंदर क्या कर दें +5 कर दें तो 10 और 5 मिलकर बन जाएगा
15। फिर देखिए 15 से कितना बन रहा है 21 से, तो 15 से 21 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 15 के अंदर क्या कर दें +6 कर दें तो 15 और 6 मिलकर बन जाएगा 21। फिर देखिए 21 के बाद में हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। कैसे ज्ञात करेंगे, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी उसे ज्ञात करने से पहले नीचे जितनी भी संख्याएं आई हैं इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखिए और पता लगाइए कि यहाँ पर क्या हुआ है। सबसे पहले क्या हुआ +4, उसके बाद में क्या हुआ +5, उसके बाद में क्या हुआ +6, यानी कि यह संख्या कंटिन्यू चल रहा है, यानी कि +4 +5 +6, अब क्या हो जाएगा +6 के बाद में हो जाएगा +7, यानी कि 21 के अंदर यदि हम +7 कर देंगे तो प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है 21 के अंदर कितना प्लस करना है +7 करना है, तो यहाँ पर देखिए 21 और 7 मिलकर बन जाएगा 28, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 28। और ध्यान से देखिए 28 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है, तो मेरे भाई चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि यह चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और मेरे भाई ये प्रश्न रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2018 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने। यदि किसी कूट भाषा में DAB बराबर 49 लिखा जाता है और BAC बराबर 36 लिखा जाता है तो EDF बराबर क्या लिखा जाएगा। यानी कि पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो जल्दी से एक काम कीजिए, इस क्लास को रोकिए और इस प्रश्न को अपने स्तर से सोल्व करके कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताइए कि EDF बराबर क्या लिखा जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व किया होगा। तो आइए देखते हैं कि आपका आंसर क्या आया है। मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि DAB बराबर यहाँ पर 49 कैसे लिखा गया है। उसी प्रकार से आपको यहाँ पर पता करना है कि BAC बराबर यहाँ पर 36 कैसे लिखा गया है। फिर उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि EDF बराबर क्या लिखा जाएगा। तो इस प्रश्न को कैसे सोल्व किया गया है तो वो देखिए मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर पता करना है कि DAB बराबर यहाँ पर 49 कैसे लिखा गया है। तो जब भी आपको अल्फाबेट लेटर से संख्या ज्ञात करनी है तो आपको क्या करना है, आपके सामने जितने भी अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं उन सभी का आपको कर लेना है नंबरिंग। जैसे मेरे भाई यहाँ पर देखिए सबसे पहले लेटर दिया गया है डी आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 4 नंबर पर है। डी के बाद में दिया गया है ए आता है 1 नंबर पर है। ए के बाद में दिया गया है बी आता है 2 नंबर पर है। नंबरिंग करने के बाद में क्या किया गया है, इन सभी संख्याओं को आपस में जोड़ा गया है। तो यहाँ पर देखिए 4 और 1 मिलकर बन जाएगा 5, 5 और 2 मिलकर बन जाएगा 7। अब 7 से 49 कैसे बनेगा, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, इस 7 का किया गया है स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 7 का स्क्वायर होता है 49। और ध्यान से देखिए यहाँ पर लिखा गया है 49। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर ध्यान से देखिए हम कलर चेंज करते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि BAC बराबर यहाँ पर 36 सेम इसी प्रकार से लिखा गया है क्या। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सभी अल्फाबेट लेटर का करेंगे नंबरिंग। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए पहला लेटर है बी आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 2 नंबर पर है। फिर क्या है ए आता है 1 नंबर पर है। ठीक है, उसके बाद में क्या है, ए के बाद में है सी आता है 3 नंबर पर है। अब यहाँ पर इन सभी को क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 और 1 मिलकर बन जाएगा 3, 3 और 3 मिलकर बन जाएगा 6। अब 6 से 36 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 6 का क्या कर दें, स्क्वायर कर दें तो 6 का स्क्वायर होता है
36 है। और ध्यान से देखिए यहाँ पर 36 आप सभी के सामने दिया भी गया है। तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर आप आसानी से बता दोगे कि EDF बराबर क्या लिखा जाएगा। तो आंसर हम यहाँ पर आसानी से बता सकते हैं कि EDF बराबर क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सभी अल्फाबेट लेटर का करेंगे नंबरिंग। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए पहला लेटर है ई आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 5 नंबर पर है। ई के बाद में है डी आता है 4 नंबर पर है। डी के बाद में है एफ आता है 6 नंबर पर है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं को आपस में ऐड कर लेंगे। तो देखिए 5 और 4 मिलकर बन जाएगा 9 और 6 मिलकर बन जाएगा 15। अब सभी का स्क्वायर किया गया है तो 15 का भी हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। 15 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई आप सभी को पता होना चाहिए कि 15 का स्क्वायर होता है 225, यानी कि EDF बराबर लिखा जाएगा 225। और ध्यान से देखिए 225 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है। तो 5वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये 5वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए उत्तल लेंस का, ऑप्शन बी है अवतल लेंस का, ऑप्शन सी है बेलनाकार लेंस का और ऑप्शन डी है समतल लेंस का। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है आप सभी के सामने, प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं। मेरे भाई ये प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को कहा जाता है स्नेल का नियम है। तो 7वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है आप सभी के सामने, मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो 8वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो मेरे भाई याद रखना, यदि आपसे प्रश्न ऐसे पूछा जाए कि मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं तब आपका राइट आंसर होगा 46, यानी कि मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। और यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं तब आपका राइट आंसर होगा 23 जोड़ी। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है 5.6 से कम। तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, विद्युत धारा मापने में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए एमीटर का, ऑप्शन बी है बैरोमीटर का, ऑप्शन सी है वोल्टमीटर का और ऑप्शन डी है मोनोमीटर का। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि विद्युत धारा मापने में एमीटर उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से एड्स किसके कारण होता है? ऑप्शन ए जीवाणु के कारण है, ऑप्शन बी है विषाणु के कारण है, ऑप्शन सी है प्रोटोजोआ के कारण है और ऑप्शन डी है कवक के कारण है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि एड्स रोग होता है विषाणु के कारण है। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए 6.8 से अधिक है, ऑप्शन बी है 5 से कम है, ऑप्शन सी है 7 से कम है और ऑप्शन डी है 7 से अधिक है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से अधिक है। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2018 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए टेस्ला, ऑप्शन बी है ओम, ऑप्शन सी है एम्पियर और ऑप्शन डी है वोल्ट पर एम्पियर। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक होता है टेस्ला। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यदि आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप उस क्वेश्चन के बारे में कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। और यदि आपको इस क्लास के अंदर किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से आता हो तो आप उस क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर कमेंट करें। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए धावन सोडा का, ऑप्शन बी है बेकिंग सोडा का, ऑप्शन सी है फिटकरी का और ऑप्शन डी है विरंजक चूर्ण का।
तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है। ऑप्शन ए CH4 है, ऑप्शन बी है NH3, ऑप्शन सी है CO2 और ऑप्शन डी है NH3। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है CO2। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने। अभिसारी लेंस निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन ए उत्तल लेंस, ऑप्शन बी है अवतल लेंस, ऑप्शन सी है समतल लेंस और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि अभिसारी लेंस निम्नलिखित में से कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि जो उत्तल लेंस है ये क्या है, अभिसारी लेंस है। या फिर हम बोल सकते हैं कि जो अभिसारी लेंस है ये क्या है मेरे भाई, उत्तल लेंस है। ठीक है, तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने। यकृत ग्रंथि के द्वारा कौन सा रस स्रावित होता है। ऑप्शन ए पित्तरस, ऑप्शन बी है जठर रस, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि यकृत ग्रंथि के द्वारा पित्तरस स्रावित होता है। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर PDF सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर PDF सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर PDF सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर PDF सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये, यानी कि 80 रुपये की फीस के अंदर आपको रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर PDF सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई आपके एग्जाम के मात्र 60 से 65 दिन शेष बचे हुए हैं। और यदि आप इन 60 से 65 दिन के बीच में इस कंप्लीट मास्टर PDF सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो लगभग एग्जाम के अंदर आपको ज़्यादातर क्वेश्चन इसी मास्टर PDF सेट में से देखने को मिलेंगे। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। तो जो भी अभ्यर्थी कंप्लीट मास्टर PDF सेट लेना चाहता है वो दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष लॉन्च हुआ था। ऑप्शन ए वर्ष 1974 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1975 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1980 में और ऑप्शन डी है वर्ष 1981 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब लॉन्च किया गया था। तो ये किया गया था वर्ष 1975 में। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो मेरे भाई आज के इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज की इस क्लास के अंदर हमने 20 बहुत ही शानदार क्वेश्चन करवाए हैं। तो जिन भी अभ्यर्थियों के इन 20 में से लगभग 17+ क्वेश्चन भी सही हुए हैं तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे। ठीक है।